इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि ग्रुप क्या होते हैं, लेजर क्या होते हैं, बाउचर क्या होते हैं। अब हम जानेंगे कि ग्रुप के कितने प्रकार होते हैं और बाउचर के कितने प्रकार होते हैं टैली प्राइम में। जैसा कि इमेज में शो हो रहा है, टैली प्राइम में टोटल 28 ग्रुप होते हैं और बाउचर की संख्या 24 होती है। कैपिटल अकाउंट, तो पहले हम ग्रुप के बारे में समझते हैं। ग्रुप में हमारा 28 ग्रुप में पहला कैपिटल अकाउंट के बारे में समझते हैं। तो यह व्यापार के मालिक या पार्टनर द्वारा लगाए गए पैसे को ट्रैक करता है। जैसे मालिक जो पैसा बिजनेस शुरू करने या उसे चलाने के लिए लगाता है, कैपिटल कहलाता है। उदाहरण के लिए ऑनर्स कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस सब ग्रुप। जैसे बिजनेस के मुनाफे या वो हिस्सा जो भविष्य के लिए बचाकर रखा गया हो, उसे हम रिजर्व और सरप्लस ग्रुप में डालते हैं। जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सरप्लस। करेंट एसेट, चालू संपत्ति, ऐसी संपत्तियां जो बहुत कम समय यानी 1 साल के अंदर कैश में बदली जा सकती हैं, इसके अंदर से इस ग्रुप आते हैं। पहला, बैंक अकाउंट, बिजनेस के सभी चालू और बचत खाते बैंक अकाउंट ग्रुप में जाते हैं। जैसे SBI करेंट अकाउंट, HDFC बैंक अकाउंट। कैश इन हैंड, बिजनेस के पास काउंटर या गल्ले में रखा हुआ कैश, वो कैश इन हैंड में जाता है। जैसे कैश अकाउंट, पेटी कैश अकाउंट। डिपॉजिट एसेट, ये पैसा जो सुरक्षा सिक्योरिटी के तौर पर कहीं जमा है और बाद में वापस मिलना है, उन्हें डिपॉजिट एसेट कहा जाता है। ऑफिस रेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, ETC। लोन एंड एडवांस एसेट, बिजनेस में अगर किसी कर्मचारी, पार्टनर या अन्य पार्टी को एडवांस या लोन दिया है तो वो लोन एंड एडवांस एसेट में जाएगा। एडवांस सैलरी टू स्टाफ, एडवांस टू सप्लायर। स्टॉक इन हैंड, जो माल इन्वेंट्री में साल के अंत में बिना बिका रहा, मतलब जो नहीं बिका। उदाहरण के लिए क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल स्टॉक, स्टॉक इन हैंड ग्रुप में जाएंगे। सन्डी डिबिटर, वे ग्राहक जिन्हें हम उधार माल बेचा है और उनसे पैसा लेना बाकी है। उदाहरण के लिए रमेश ट्रेडर, अमित कुमार, ये सन्डी डिबिटर में जाएंगे। करेंट लाइबिलिटीज, चालू दायित्व, वे कर्ज जिम्मेदारी जिन्हें बिजनेस को 1 साल के अंदर चुकाना होता है, उन्हें 3 सब ग्रुप में रखा जाता है। पहला, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, सरकार को चुकाए जाने वाले सभी प्रकार के टैक्स ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाते हैं। उदाहरण के लिए GST लेजर, CGST, SGST, IGST एंड TDS लेजर। प्रोविजन, किसी होने वाले संभावित खर्चे या नुकसान के लिए पहले से पैसा अलग रखना। प्रोविजन इनकम, उदाहरण के लिए प्रोविजन इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इनका ग्रुप जो होगा प्रोविजन होगा। सन्डी क्रेडिटर, वे सप्लायर जिनसे हमने उधार माल या सर्विस खरीदी है, उन्हें पैसा देना बाकी है, सन्डी क्रेडिटर कहलाते हैं। उदाहरण के लिए मान लेते हैं शर्मा होलसेलर से हम लोगों ने उधार माल खरीदा, तो इनका ग्रुप जो होगा सन्डी क्रेडिटर होगा। लोन्स लायबिलिटी, बिजनेस को चलाने के लिए जो बड़े कर्ज लिए जाते हैं, इसके 3 सब ग्रुप होते हैं। पहला, बैंक OD अकाउंट, बैंक से मिली ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट लिमिट, जिसे खाते में पैसा न होने पर भी एक लिमिट तक पैसा निकाला जा सकता है, उसे बैंक OD अकाउंट कहते हैं। उदाहरण के लिए SBI OD अकाउंट। सिक्योर्ड लोन, वे लोन जिसके बदले में कोई संपत्ति गिरवी रखी गई हो सिक्योरिटी के तौर पे, उन्हें सिक्योर लोन कहते हैं। जैसे कार लोन, बिजनेस बिल्डिंग लोन। अनसिक्योर लोन, वे लोन जिसके लिए कोई गारंटी या संपत्ति गिरवी नहीं रखी जाती, उसे अनसिक्योर लोन कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए दोस्तों या रिश्तेदारों से लिया गया लोन या डायरेक्टर लोन। फिक्स्ड एसेट, अस्थायी संपत्ति, ऐसी कीमती चीजें जो बिजनेस को चलाने के लिए खरीदी जाती है, बेचने के उद्देश्य से नहीं। ये लंबे समय तक यानी कई सालों तक काम आती है।
व्यापार की भौतिक और अभौतिक स्थायी संपत्तियां हमारी फिक्स एसेट होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए लैंड एंड बिल्डिंग, कंप्यूटर प्लांट एंड मशीनरी, ऑफिस फर्नीचर। इन्वेस्टमेंट, बिजनेस का वो फालतू पैसा जो मुनाफा कमाने के उद्देश्य से किसी दूसरी जगह लगाया जाता है। जैसे शेयर, ब्रांड, म्यूचुअल फंड में लगाया गया पैसा। उदाहरण के लिए इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ टाटा म्यूचुअल फंड। जैसे लेजर बनते हैं तो इनका ग्रुप इन्वेस्टमेंट होगा। सेल्स अकाउंट, बिजनेस में होने वाले हर तरह के गुड्स या सर्विस की बिक्री इस ग्रुप में आती है। मुख्य व्यापार से होने वाला बिक्री की कमाई है। उदाहरण के लिए सेल्स अकाउंट, लोकल सेल्स, इंटर स्टेट सेल्स, सेल्स रिटर्न, बेचा हुआ माल वापस करना इसी ग्रुप के अंतर्गत आता है। परचेज अकाउंट, बिजनेस में बेचने के लिए या मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो भी कच्चा माल या सामान खरीदा जाता है उसे यहाँ रखते हैं। यह व्यापार के लिए की गई खरीदारी है। उदाहरण के लिए परचेज अकाउंट, इंटर स्टेट परचेज, परचेज रिटर्न। डायरेक्ट इनकम, प्रत्यक्ष आय, मुख्य व्यापार से सीधे तौर पर होने वाली कमाई। बिक्री के अलावा यानी बिक्री के अलावा जो भी मुख्य व्यापार से हमें कमाई होता है सीधे तौर पे वो डायरेक्ट इनकम होता है। यह वह आय है जो सीधे तौर पे आपके काम या प्रोडक्शन से जुड़ी रहती है। उदाहरण के लिए डिलीवरी चार्ज रिकवर फ्रॉम कस्टमर, ग्राहकों से डिलीवरी चार्ज के लिया गया पैसा, या प्रोफेशनल फीस, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो सर्विस का लिया गया पैसा डायरेक्ट इनकम होता है। इनडायरेक्ट इनकम, अप्रत्यक्ष आय, वे कमाई जो आपके मुख्य बिजनेस से नहीं होती, वो कमाई जो आपके मुख्य बिजनेस से नहीं होती बल्कि अन्य साइट्स सोर्सेज से होती है। जैसे कि गैर व्यावसायिक आय, बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड, बैंक से मिला ब्याज, डिस्काउंट रिसीव्ड, सप्लायर से मिली छूट, रेंट रिसीव, किराया मिलना। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वे खर्चे जो माल को खरीदने या फैक्ट्री में उसे बनाने या मैन्युफैक्चरिंग के लिए सीधे तौर पर जरूरी होते हैं। इनके बिना प्रोडक्ट तैयार नहीं हो सकता। जैसे फैक्ट्री और ट्रेडिंग से जुड़े मुख्य खर्चे। उदाहरण के लिए वेजेस, कैरेज इनवर्ड, माल का भाड़ा, फैक्ट्री पावर एंड फ्यूल, कस्टमर ड्यूटी, आयात शुल्क। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अप्रत्यक्ष खर्चे, वे खर्चे जो ऑफिस चलाने के लिए, माल को बेचने और बिजनेस एक सामान्य कामकाज के लिए होते हैं। ये फैक्ट्री के बाहर के खर्चे होते हैं। जैसे ऑफिस प्रशासन और बिक्री में खर्चे, इन्हें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। उदाहरण के लिए ऑफिस रेंट, स्टाफ सैलरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टेलीफोन बिल एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन। ब्रांच एंड डिवीजन, शाखा और विभाग, अगर आपके बिजनेस में अलग अलग शहरों में ब्रांचेज हैं तो उनके साथ लेन देन और हिसाब किताब रखने के लिए यह ग्रुप इस्तेमाल होता है। अंतर शाखा लेखांकन होता है। उदाहरण के लिए दिल्ली ब्रांच और मुंबई ब्रांच। मिसलेनियस एक्सपेंसेस एसेट नोट, यह पुराने अकाउंटिंग नियमों के तहत दिखता था। जैसे ऐसे बड़े खर्चे जिनका फायदा बिजनेस को आने वाले कई सालों तक मिलता है, इसीलिए इन्हें तुरंत पूरा खर्च न मानकर धीरे धीरे राइट ऑफ यानी कम किया जाता है। और यह स्थगित राजस्व व्यय यानी डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उदाहरण के लिए प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, बिजनेस शुरू करने के समय कानूनी कागजी कार्रवाई में हुआ बड़ा खर्च हमारा मिसलियस एक्सपेंसेस एसेट कहलाता है। सस्पेंस अकाउंट, जब बैंक स्टेटमेंट में कोई ऐसा लेन देन या ट्रांजैक्शन दिखे जिसका तुरंत न पता चले कि यह पैसा किसने भेजा है या किसको दिया गया है तो उसे अस्थायी रूप से इस ग्रुप में डाल देते हैं।
अनसुलझे और अज्ञात लेनदेन को रोकने का अस्थायी खाता कहलाता है। उदाहरण के लिए बैंक में 10,000 जमा हुई, लेकिन किसने जमा किए यह मालूम नहीं, तो एंट्री पास करने के लिए उसे तब तक सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं जब तक ग्राहक का पता न चले। ध्यान रखें, सस्पेंस अकाउंट जैसा कोई अकाउंट नहीं होता है। बिजनेस में इसका कोई मान्य नहीं है, लेकिन हम इसका इस्तेमाल करते हैं। वाउचर। अब हमारा ग्रुप यहाँ पर खत्म हो गया। ग्रुप के जितने भी पार्ट थे, टाइप थे, हमने आपको समझा दिया। अब हम वाउचर के बारे में समझेंगे कि वाउचर कितने होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, और हर एक वाउचर का क्या क्या काम होता है। पहली प्राइम में ये वाउचर टाइप अलग अलग तरह के लेन देन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आइए इन सभी को आसान हिंदी और उदाहरण के साथ समझते हैं। इन्हें आसानी से समझने के लिए हम इन्हें अलग अलग कैटेगरी में बांट लेते हैं। पहला, अकाउंटिंग वाउचर। मुख्य अकाउंटिंग वाउचर। कंट्रा कंट्रा वाउचर। जब पैसा केवल बैंक और कैश के बीच ही घूमता है, इसमें कोई तीसरी पार्टी शामिल नहीं होती, तो उसकी एंट्री हम कंट्रा वाउचर में करते हैं। उपयोग, बैंक के नकद जमा कराना, बैंक से नकद निकालना, या बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर करना। अगर हम ऐसी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो वो कंट्रा वाउचर में करेंगे। उदाहरण के लिए एसबीआई बैंक में 5,000 नकद जमा किए और एचडीएफसी बैंक से 2,000 कैश निकाला, तो अगर इसकी एंट्री हमें करनी होगी तो हम कंट्रा वाउचर में करेंगे। पेमेंट भुगतान वाउचर। बिजनेस से जब भी किसी को पैसा दिया जाता है, चाहे कैश दे या बैंक दे, उन्हें पेमेंट वाउचर से एंट्री करते हैं। खर्चे चुकाने या सप्लायर को भुगतान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए स्टाफ को 15,000 सैलरी दी, या सप्लायर शर्मा ट्रेडर को 10,000 का चेक दिया, तो उसकी एंट्री पेमेंट वाउचर में होगी। रेसिप्ट एंट्री। बिजनेस में जब भी कहीं से पैसा आता है, चाहे कैश मिले या बैंक से आए, उन्हें रेसिप्ट वाउचर में एंट्री करते हैं। इनकम होने पर या ग्राहकों से पैसा मिलने पर हम रेसिप्ट वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। बैंक से, उदाहरण के लिए बैंक से 200 का ब्याज मिला, या ग्राहक अमित से 5,000 का कैश मिला, इसकी एंट्री हम रेसिप्ट वाउचर में करेंगे। जनरल F7 वाउचर। इसका इसे एडजस्टमेंट वाउचर भी कहते हैं। इसमें वे एंट्री होती हैं जिनमें न तो कैश आता है और न ही बैंक आता है। नॉन कैश बैंक ट्रांजेक्शन जनरल वाउचर के अंदर होता है। उधार में फिक्स एसेट खरीदने, एडजस्टमेंट एंट्री या गलतियों को सुधारने के लिए जनरल वाउचर का हम इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए रमेश से 40,000 का कंप्यूटर उधार खरीदा, इसमें कैश या बैंक शामिल नहीं है, तो इसकी एंट्री जनरल वाउचर में होगी। सेल्स या फिर बिक्री वाउचर। बिजनेस में जब कोई माल या सर्विस बेची जाती है, चाहे नगद या उधार, उसे सेल्स अकाउंट में एंट्री करते हैं। सेल्स इनवॉइस बनाने के लिए भी इसका उपयोग होता है। उदाहरण के लिए राहुल को 12,000 का सामान उधार बेचा, 15,000 का सामान नगद बेचा, जिसकी एंट्री सेल्स वाउचर में होगी। परचेज वाउचर। बिजनेस के लिए जब कोई माल या सर्विस खरीदी जाती है, चाहे नगद या उधार, सप्लायर से मिले परचेज बिल की एंट्री करने के लिए उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए राज ट्रेडर से 25,000 का कच्चा माल उधार खरीदा, तो इसकी एंट्री हम परचेज वाउचर में करेंगे। इन्वेंट्री वाउचर। स्टॉक का सामान के वाउचर। इन वाउचर का असर आपके पैसों पर नहीं बल्कि आपके स्टॉक की मात्रा पर पड़ता है। जैसे रेसिप्ट नोट। जब सप्लायर को माल गोदाम में आ जाता है, लेकिन अभी तक उसका पक्का बिल नहीं आया होता, तो रेसिप्ट नोट की इस्तेमाल करते हैं। स्टॉक में गोदाम इन करने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए राज ट्रेडर से ऑर्डर किया हुआ 10 पीस कंप्यूटर गोदाम में प्राप्त हुआ। डिलीवरी नोट। जब हम ग्राहक को माल भेज देते हैं, लेकिन अभी पक्का बिल सेल इनवॉइस बनाना बाकी होता है, तो इसे
चलाना, चालान भी कहते हैं। स्टॉक को गोदाम से बाहर भेजने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए ग्राहक राहुल को चालान के साथ 5 पीस मोबाइल डिलीवरी किया। स्टॉक जनरल, जब माल को एक गोदाम से दूसरे गोदाम से ट्रांसफर करना होता है या मैन्युफैक्चरिंग में कच्चे माल से पक्का माल बनाना हो तो हम स्टॉक जनरल का यूज करते हैं। स्टॉक का स्थान बदलने या स्टॉक को एडजस्टमेंट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए मुख्य गोदाम से 50 पीस टी शर्ट निकालकर सिटी ब्रांच के गोदाम में भेज दी गई। फिजिकल स्टॉक, भौतिक स्टॉक, जब कंप्यूटर में दिख रहे स्टॉक और गोदाम में सचमुच में मौजूद स्टॉक के बीच की गिनती में अंतर हो तो उसे ठीक करने के लिए फिजिकल स्टॉक का इस्तेमाल करते हैं। वास्तविक स्टॉक की गिनती को टैली में दर्ज किया जाता है। जैसे कंप्यूटर में 100 पीस पेन दिख रहे हैं लेकिन गोदाम में गिनने पर 98 ही मिले तो उसे 98 सेट करने के लिए एंट्री फिजिकल स्टॉक में करते हैं। ऑर्डर वाउचर, ऑर्डर से जुड़े वाउचर, इन वाउचर से न तो अकाउंट पर फर्क पड़ता है और न ही स्टॉक पर। ये सिर्फ ऑर्डर या रिकॉर्ड करने के लिए होते हैं। जैसे परचेज ऑर्डर, जब हम किसी सप्लायर को माल भेजने के लिए ऑर्डर देते हैं तो सब परचेज ऑर्डर का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए शर्मा होलसेलर को 100 पीस टी शर्ट भेजने के लिए ऑर्डर जारी किया। सेल्स ऑर्डर, बिक्री आदेश, जब हमें किसी ग्राहक को माल सप्लाई करने का ऑर्डर मिलता है। उदाहरण के लिए ग्राहक अमित कुमार को 20 पीस लैपटॉप सप्लाई करने का ऑर्डर मिला तो ये सेल्स ऑर्डर होगा। क्रेडिट या डेबिट नोट वाउचर, मिलने के बाद, बिल बनने के बाद की वापसी, ये वाउचर का पक्का बिल इनवॉइस बनने के बाद की माल वापसी या रेट में बदलाव के लिए इस्तेमाल होता है। क्रेडिट नोट, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न, पक्का बिल बनने के बाद जब कोई ग्राहक हमें माल वापस करता है या हम उसे कोई डिस्काउंट या छूट देते हैं जिससे उसका बकाया कम हो जाए तो उसकी एंट्री क्रेडिट नोट में करते हैं। उदाहरण के लिए अमीज को बेचे गए माल में से उसने 2000 का सामान बिल बनाने के बाद वापस कर दिया। डेबिट नोट, परचेज रिटर्न, पक्का बिल बनाने के बाद जब हम सप्लायर को माल वापस करते हैं तो यह सप्लायर हमारे बिल की रकम कम करता है तो वहाँ वो डेबिट नोट वाउचर का इस्तेमाल करता है। जैसे शर्मा होलसेलर से खरीदे गए माल में से मैंने कुछ सामान वापस किया। जॉब वर्क वाउचर, जब हम किसी और या माल अपने यहाँ प्रोसेस करने के लिए लेते हैं या अपना माल किसी और को बनाने के लिए बाहर भेजते हैं तो जॉब वर्क वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। बाहर की किसी पार्टी को जॉब वर्क करने का ऑर्डर मिलना। जॉब वर्क आउट ऑर्डर, अपना कोई काम किसी थर्ड पार्टी से कराने के लिए ऑर्डर देना। मटेरियल इन, जॉब वर्क के लिए बाहर से कच्चा माल हमारे गोदाम में आना या हमारा भेजा हुआ माल काम पूरा होने के बाद वापस आना। मटेरियल आउट, जब जॉब वर्क के लिए कच्चा माल बाहर भेजना या दूसरे का तैयार माल काम पूरा होने के बाद उसे वापस भेजना जॉब मटेरियल आउट कहलाता है। पेरोल वाउचर, कर्मचारियों की सैलरी वाउचर, यह कर्मचारी की उपस्थिति, अटेंडेंस और उनकी सैलरी का हिसाब रखने के लिए होता है। अटेंडेंस, कर्मचारियों को हाजिर, छुट्टी या ओवर टाइम को रिकॉर्ड करने के लिए अटेंडेंस का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वो मैं 26 दिन प्रेजेंट रहा और उसने 10 घंटे ओवर टाइम किया। पेरोल, कर्मचारियों की हाजिरी के हिसाब से उनकी नेट सैलरी PSI को कैलकुलेट करके सैलरी स्लिप जनरेट करना पेरोल वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। अब नॉन अकाउंटिंग मेमो या मेमोरेंडम वाउचर, अस्थायी वाउचर, इसका असर भी फाइनल अकाउंट पर तब तक नहीं पड़ता जब तक इन्हें बदला नहीं जाए। मेमोरेंडम वाउचर, यह एक तरह का याददाश्त वाउचर, रिमाइंडर वाउचर है। जब कोई खर्च हो जिसका पक्का पता न हो या जिसे हम फाइनल अकाउंटिंग में भी नहीं दिखाना चाहते तो हम मेमोरेंडम वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए किसी कर्मचारी को 2000 ऑफिस से छोटे मोटे सामान खरीदने के लिए दिए हैं। जब तक वह बिल लाकर हिसाब नहीं देता तब तक किसी मेमोरेंडम में ही रखा जाता है।
रिवर्सिंग जर्नल यह एक अस्थायी वाउचर है जो एक निश्चित तारीख तक ही रिपोर्ट में असर दिखाता है और उसके अगले दिन अपने आप गायब हो जाता है। तो इसका उपयोग आने वाले संभावित खर्चे के अनुमान के लिए किया जाता है।